नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एकेडमी अ वे ऑफ सक्सेस, जहां पर हम बात कर रहे हैं संपूर्ण मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की कंप्लीट मध्य प्रदेश जीके। और मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश सांस्कृतिक परिदृश्य, आर्ट एंड कल्चर ऑफ मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के संदर्भ में हमने पढ़ लिया है अभी तक मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश का भूगोल और मध्य प्रदेश की राजनीति। मध्य प्रदेश सांस्कृतिक परिदृश्य में आज का हमारा यह 6वां वीडियो है, जिसमें हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में भाषा एवं साहित्य के बारे में कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से साहित्यकार हुए, प्राचीन काल में, मध्यकाल में और आधुनिक काल में कौन कौन से साहित्यकार हुए हैं और उनकी रचनाएं कौन कौन सी है। इन सब के बारे में हम विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो के बीच में आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर देना है। उनमें से जो सबसे सही उत्तर होगा वो हमारे अगले वीडियो में आएगा। जैसा कि आप लोग देखते हैं, डेली किसी न किसी का नाम और उसके द्वारा दिया गया उत्तर हमारे वीडियो में आता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करें। फिर एक बात और बता दूं, जिन किसी को संबंधित वीडियो की PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल एकलव्य एकेडमी नागौद पर जाकर PDF पा सकते हैं। संबंधित वीडियो की PDF उसी दिन अपलोड कर दी जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जानकारी पहुंच सके। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और आप सभी को ईद की हार्दिक ईद मुबारक हो। सभी भाइयों एवं बहनों को ईद मुबारक हो। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि अभी तक हमने मध्य प्रदेश सांस्कृतिक परिदृश्य में क्या क्या पढ़ा है और हमें क्या क्या पढ़ना है। मध्य प्रदेश सांस्कृतिक परिदृश्य में हमने समारोह एवं उत्सव पढ़ लिए हैं, फिर लोकगीत हमने पढ़ लिया है, लोक नृत्य हमने पढ़ लिया है, लोक नाट्य हमने पढ़ लिया है, हस्तशिल्प कला हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ रहे हैं भाषा क्षेत्र में प्रमुख साहित्यकार। फिर हमारा अगला वीडियो होगा मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों से रिलेटेड। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे पर्व, उत्सव और पर्यटन, जिसमें हम मध्य प्रदेश में मनाए जाने प्रमुख पर्वों एवं उत्सवों के बारे में बात करेंगे। मध्य प्रदेश में प्रमुख गुफाएं, कौन कौन सी गुफाएं और किस स्थान पर हैं, किसके द्वारा बनाई गई हैं गुफाएं, इनके बारे में बात करेंगे। फिर दुर्ग एवं किलों के बारे में बात करेंगे। फिर प्रमुख मकबरे एवं समाधियों के बारे में बात करेंगे। फिर मध्य प्रदेश के प्रमुख मेलों के बारे में हम बात करेंगे। ये सब हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश सांस्कृतिक परिदृश्य के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार। राज्य में साहित्य सृजन की परंपरा प्राचीन काल से ही रही है। प्राचीन काल में साहित्य सृजन की मुख्य भाषा संस्कृत के महान साहित्यकार कवि वाल्मीकि, महाकवि कालिदास, बाणभट्ट और भर्तृहरि मध्य प्रदेश के ही निवासी थे। तो जो प्राचीन काल में साहित्य की भाषा थी तो कौन सी भाषा थी? संस्कृत भाषा थी। आजकल कई भाषा के लेखक आपको साहित्यकार मिलेंगे, हिंदी के, उर्दू के, इंग्लिश के, लेकिन जो हमारे प्राचीन काल के साहित्यकार थे उनकी प्रमुख भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी। राज्य के लोगों द्वारा संपर्क भाषा के तौर पर मुख्यतः हिंदी का प्रयोग किया जाता है। तो मध्य प्रदेश में सामान्यतः बोलचाल की भाषा कौन सी है? हिंदी की है। मध्यकाल एवं आधुनिक काल में हिंदी का विकास हुआ है, लेकिन प्राचीन काल में कौन सी भाषा प्रचलित थी? संस्कृत भाषा ही थी। वह राज्य में सर साहित्य अधिकतर हिंदी और उसकी बोलियों में लिखा जाने लगा। तो मध्य प्रदेश की प्रमुख भाषा कौन सी होगी? हिंदी। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में बोली जाने वाली विभिन्न बोलियां जो क्षेत्रीय बोलियां हैं, तो हिंदी के साथ साथ अन्य क्षेत्रीय बोलियों में भी साहित्य का सृजन किया जाने लगा। तो ये मध्य प्रदेश में था। फिर प्राचीन काल के साहित्यकार, हम प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल के साहित्यकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज के वीडियो में हम केवल प्राचीन काल और मध्यकालीन काल के साहित्यकार पढ़ेंगे। अगला वीडियो में हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के आधुनिक साहित्यकारों के बारे में। तो मध्य प्रदेश में प्राचीन काल के प्रमुख साहित्यकार इस प्रकार हैं: कालिदास,
जिनको सभी लोग जानते होंगे, जिन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। फिर भर्तृहरि, भवभूति और बाणभट्ट। तो चलिए बारी बारी से इनके बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करते हैं। महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। तो राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक कौन थे? कालिदास। तो यहाँ से आपका इतिहास में एक क्वेश्चन बन सकता है कि कालिदास किसके समकालीन थे या किसके नवरत्नों में शामिल थे? तो कालिदास विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल थे। इन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। इनके द्वारा रचित अभिज्ञान शकुंतलम का अनेक भाषाओं में अनुवाद किया जाता है। ये इनकी काफ़ी फेमस साहित्य है अभिज्ञान शकुंतलम। इसका कई भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। कालिदास द्वारा भारत की पौराणिक कथाओं और दर्शन को आधार बनाकर अनेकों रचनाएं की गई है। तो चलिए देखते हैं कालिदास ने कौन कौन सी रचनाएं की हैं। महाकवि कालिदास द्वारा लगभग 40 रचनाएं की गई हैं। उनमें से 8 प्रमुख हैं। 8 प्रमुख हैं, जिसमें से 4 नाटक हैं। अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम। 2 महाकाव्य हैं, रघुवंशम और कुमारसंभवम, और 2 खंड काव्य हैं, मेघदूतम और ऋतुसंहारम। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल से जानकारी प्राप्त करते हैं। नाटक मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम किसके बीच की घटना है? तो इसे कालिदास द्वारा रचित प्रथम रचना माना जाता है, जिसमें शुंग शासक अग्निमित्र व मालविका के प्रेम संबंध की कहानी है। कालिदास उस जमाने के बोला जाए तो प्रेम प्रसंगों में लिखने वाले सबसे महान कवि वो थे, साहित्यकार थे। फिर दूसरा है विक्रमोर्वशीयम। इसमें राजा पुरुरवा व उर्वशी के प्रेम संबंध का वर्णन है। तो ये उस समय के लव स्टोरी लिखने वाले साहित्यकार हैं एक हिसाब से कहा जाए तो ये दोनों इनके नाटक है। कौन कौन से? मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम। आपको इनमें से याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन से को बीच प्रेम संबंध का वर्णन किया गया है। तो मालविकाग्निमित्रम में शुंग शासक अग्निमित्र व मालविका के प्रेम संबंध कहानी है, और विक्रमोर्वशीयम में पुरुरवा व उर्वशी। उर्वशी कौन थी? इंद्रलोक की अप्सरा थी। इन दोनों के बीच प्रेम संबंध का वर्णन है। फिर है अभिज्ञान शकुंतलम। इसे कालिदास द्वारा रचित प्रथम रचना माना जाता है, जिसका अनुवाद अंग्रेजी और जर्मन में के अतिरिक्त अनेक भाषाओं में हुआ है। इसमें राजा दुष्यंत व शकुंतला के प्रेम प्रसंग का वर्णन है। शकुंतला कौन थी? तो ऋषि विश्वामित्र और मेनका की पुत्री थी। तो इन दोनों के प्रेम प्रसंग का वर्णन इसमें मिलता है। फिर इनका महाकाव्य कौन था? रघुवंशम में संपूर्ण रघुवंशी के राजाओं का वर्णन है, तथा कुमारसंभवम में कार्तिकेय के जन्म व शिव पार्वती की प्रेम कथा का वर्णन है। तो इनकी जितनी लगभग जितनी भी वो हैं, क्या बोले जाएंगे, रचनाएं, उनमें प्रेम कथा का ज़्यादा वर्णन मिलता है। फिर है खंड काव्य। खंड काव्य में है मेघदूतम। एक गीत काव्य है जिसमें यक्ष द्वारा मेघ से संदेश ले जाने की प्रार्थना और उसे प्रियतमा के पास भेजने का वर्णन किया गया। ठीक है ना? किसके द्वारा? यक्ष द्वारा मेघ से संदेश ले जाने की प्रार्थना और उसे प्रियतमा के पास भेजने का वर्णन किया गया है। मेघदूत में 2 भाग हैं, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। फिर एक ऋतु संहारम। इसमें ऋतुओं के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन किया गया है। तो अपन ने कालिदास के बारे में क्या जाना कि ये विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। इन्होंने लगभग 40 रचनाएं की थी, जिसमें से 3 नाटक कौन कौन से थे? अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम। फिर 2 खंड काव्य थे, कौन कौन से? रघुवंशम और कुमारसंभवम। और 2 महाकाव्य थे, कौन से? रघुवंशम और कुमारसंभवम। और 2 खंड काव्य थे, कौन से? मेघदूतम और ऋतुसंहारम। इन सब के बारे में इन्होंने अच्छा से वर्णन किया है। फिर हमारे अगले साहित्यकार हैं भर्तृहरि। भर्तृहरि चंद्रगुप्त द्वितीय के ज्येष्ठ भ्राता तथा उज्जैन के शासक, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। उत्तर प्रदेश के चुनार नामक स्थल को भर्तृहरि की साधना स्थली तथा सरसिका में उनकी समाधि स्थली है। ठीक है ना? तो साधना स्थल कहाँ पे है इनकी? चुनार नामक। चुनार कहाँ है? आपके उत्तर प्रदेश में। और सरसिका कहाँ है? आपके राजस्थान में इनकी समाधि है।
भर्तृहरि संस्कृत भाषा में एक श्लोकी कविता शैली का प्रयोग किया गया है। वह एक श्लोकी कविता के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। मतलब इनकी कविताएं कैसी थी? श्लोक में थी। संस्कृत में श्लोक होते हैं, उसी के आधार पर इन्होंने अपनी कविताएं लिखी हैं। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। तो आपको कैसे याद रहेगा इनकी रचनाओं में? अगर किसी भी रचना में शतक लिख के आता है, जैसे नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक, तो भर्तृहरि की ये रचनाएं होंगी। इनकी अन्य रचनाएं कौन सी हैं? मीमांसा सूत्रवृत्ति, वेदांत सूत्रवृत्ति और वाक्य प्रदीप वृत्ति, ये इनकी अन्य रचनाएं हैं। फिर अगले साहित्यकार हैं बाणभट्ट। 7वीं शताब्दी में बाणभट्ट कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि और संस्कृत के गद्य लेखक थे। तो किसके समकालीन थे? तो ये कन्नौज शासक हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। आपको ये याद रखना कि कौन सा कवि किस राज दरबार में रहता था या किसके समकालीन था। बाणभट्ट ने संस्कृत भाषा में गद्य शैली के लिए पांचाली रीति का प्रयोग किया था। किस रीति का प्रयोग किया था? पांचाली रीति का प्रयोग किया था। साथ ही उन्होंने निरीक्षण शैली एवं अत्यंत अलंकारी शैली का प्रयोग विधि किया था। ठीक है ना। लंबे लंबे वाक्य शब्दों एवं कथा के भीतर कथा और उपकथाओं के प्रयोग में बाणभट्ट की क्षमता अद्भुत थी। ठीक है ना। कैसे थे? लंबे लंबे वाक्य थे और कथा के भीतर कथा, मतलब एक कथा के अंदर दूसरी कथा का सार भी वो क्या करते थे? उपयोग करते थे। ये बाणभट्ट के लिए एक बोला जाए तो स्पेशल स्किल थी। इनकी रचनाएं कौन थी? हर्षचरितम, इसमें राजा हर्ष के जीवन का चरित्र वर्णन है। फिर दूसरी है कादम्बरी। फिर है चंडी शतक, मार्कंडेय पुराण में के देवी महात्म्य पर आधारित थी। और पार्वती परिणय नाटक इनके क्या है? प्रमुख रचनाएं हैं। फिर हमारे अगले प्राचीन काल के साहित्यकार हैं भवभूति। भवभूति कन्नौज के शासक यशोवर्धन के दरबारी कवि एवं सर्वश्रेष्ठ नाटककार थे। इनके नाटकों को कालिदास के समक्ष माना जाता है। ठीक है ना। किसके समकक्ष माना जाता है? कालिदास के समकक्ष माना जाता है। और किसके दरबारी कवि थे? तो कन्नौज शासक यशोवर्मन के दरबारी कवि थे। महावीर चरितम की प्रस्तावना में भवभूत ने अपने बारे में लिखा है कि वह विदर्भ देश के श्री भट्ट गोपाल के पुत्र हैं, जिनका निवास स्थान पद्मपुर है। किसके पुत्र हैं? इन्होंने क्या लिखा है? महावीर चरितम की प्रस्तावना में इन्होंने लिखा है कि विदर्भ देश के श्री भट्ट गोपाल के पुत्र हैं। भवभूति ने अपने काव्य में संस्कृत भाषा का प्रयोग गंभीर नाट्य शैली में किया है। तो किस भाषा का प्रयोग किया इन्होंने? तो इन्होंने संस्कृत भाषा का प्रयोग किया है। ठीक है। इनके नाटकों में गंभीर ज्ञान और बुद्धि का अद्भुत प्रदर्शन है। इन्हें प्रकृति के विचार और अलौकिक पक्षियों में अधिक लगाव था। ठीक है ना। तो इन्हें अगर इन्हें बोला जाए तो एक हिसाब से नेचर से बहुत प्यार था। तो इन्होंने प्रकृति से और पक्षियों के बारे में अधिक कविताएं लिखी है। तो इनकी रचनाएं कौन सी हैं? मालती माधव, महावीर चरितम, जिसमें इन्होंने अपने आप को विदर्भ के श्री भट्ट गोपाल के पुत्र बताया है, और उत्तर रामचरितम, ये इनकी क्या है? प्रमुख रचनाएं हैं। फिर अब चले जाते हैं मध्यकाल के साहित्यकार में। राज्य से संबंध रखने वाले मध्यकाल के प्रमुख साहित्यकार इस प्रकार हैं: जगनिक, केशवदास, सिंगाजी, भूषण, पद्माकर, घाघ और ईश्वरी, ये आपके कौन है? प्रमुख साहित्यकार जो मध्यकाल के साहित्यकार हैं। चलिए, तो सबसे पहले आचार्य केशवदास। आचार्य केशवदास ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे। इनकी रचनाएं पूर्णतः रीतिबद्ध व शास्त्रीय हैं। तो किसके समकालीन कवि हैं? ये इंद्रजीत के समकालीन कवि हैं। केशवदास हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध रीतिकालीन कवि थे, जिनका समय भक्ति काल के अंतर्गत आता है। किस काल के अंतर्गत आता है इनका समय? भक्ति काल के अंतर्गत आता है। अपनी अद्भुत संवाद रचनाओं व काव्यगत जटिलता के कारण आचार्य केशवदास को जटिल काव्य के प्रेत के रूप में जाना जाता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जटिल काव्य के प्रेत के रूप में किसे जाना जाता है? तो जटिल काव्य के प्रेत के रूप में आचार्य केशवदास को जाना जाता है। केशवदास ने बुंदेली मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। संवाद शैली, छंदों की अधिकता और मजबूत कला पक्ष उनके काव्य की प्रमुख विशेषता है। तो इन्होंने छंदों का भी प्रयोग किया है और ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया है अपनी रचनाओं में। इनकी रचनाएं कौन सी हैं? रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, वीर सिंह चरित्र, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, रतन बावरी, जहांगीर जस चंद्रिका,
नखशिख और छंदमाला, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो आप इनकी कम से कम 2-2, 3-3 रचनाएं याद रखिएगा। और ये तो जरूर याद रखिएगा कि कौन सा साहित्यकार किस राजा के दरबार में रहता था। फिर अब मेरे अगले हैं जगनिक। जगनिक बुंदेली भाषा के कवि थे। यह कलिंजर के राजा परमार चंदेल के दरबारी कवि तथा हिंदी कवि चंद बरदाई के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? चंद बरदाई के समकालीन थे। इनके द्वारा रचित आल्हा खंड काव्य मौखिक परंपरा के आधार पर निरंतर लोकप्रिय रहा है। आल्हा खंड कौन सा? आल्हा और उदल जो आपके महोबा के थे। कौन थे ये दोनों? सेनापति थे। 800 वर्षों से लगातार आल्हा उदल की शौर्य गाथा बुंदेलखंड में आज भी गाई जाती है। ठीक है ना, आल्हा उदल बहुत शौर्य सेनापति थे। आल्हा खंड में जगनिक द्वारा महोबा के वीरों आल्हा और उदल की वीरता का वर्णन किया गया है। तो आल्हा और उदल कहाँ के थे? महोबा के 2 वीर सेनापति थे। फिर आगे चलते हैं। संत सिंगाजी। संत सिंगाजी कबीर के समकालीन तथा उनके समानीन निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। इनकी रचनाओं में कबीर के दर्शन की अभिव्यक्ति झलकती है तथा इन्होंने कबीर के समान ही साखियाँ लिखी है। क्या लिखी है? सखियाँ लिखी है। सिंगाजी के निमाड़ी भाषा में गीत काव्य शैली का प्रयोग करते हुए वांशिक परंपरा में रचनाएं की हैं। तो आपका सिंगाजी का मेला भी आपके निमाड़ांचल में लगता है। सिंगाजी एक साहित्यकार थे, इन्हीं के नाम पे आपका निमाड़ांचल में मेला भी लगता है। यह सिंगाजी प्रथम कवि थे जिन्होंने खेती व गृहस्थी से संबंधित लोक प्रतीकों का प्रयोग कर निमाड़ी कविता में किया है। ठीक है ना, तो ये पहले कवि हैं जिन्होंने कृषि एवं गृहस्थ जीवन से संबंधित प्रतीकों का उपयोग करके कविताओं पे लिखा है। संत सिंगाजी द्वारा दिए गए आध्यात्मिक संदेश इन्हीं कविताओं में समाहित। कौन कौन से हैं? निमाड़ी भाषा में कौन कौन सी कविता लिखी है? 7 बार, 12 मासी, 15 तिथि, दोष बोध, शरद, और ग्रंथ कौन सा है? परचरी। इसका संकलन उनके शिष्य खेमदास द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया है? खेमदास, जो इनका शिष्य था। फिर आएंगे भूषण। इनका उपनाम क्या था? जटाशंकर। इनकी रचनाओं से प्रभावित होकर चित्रकूट नरेश रुद्र सोलंकी द्वारा इन्हें भूषण की उपाधि दी गई थी। तो भूषण की उपाधि किनके द्वारा इन्हें प्रदान की गई थी? तो चित्रकूट नरेश रुद्र सोलंकी द्वारा इन्हें भूषण की उपाधि दी गई थी। इनका उपनाम क्या था? जटाशंकर। इनका उद्देश्य हिंदू जाति की उन्नति व गौरव में वृद्धि करना था, जिस कारण इन्होंने शिवाजी को अपना आदर्श माना और उनकी प्रशंसा में कविताएं की रचना की। इन्होंने किसको अपना आदर्श माना था? तो शिवाजी को अपना आदर्श माना था तथा हिंदू जाति के उन्नति और गौरव में वृद्धि करना इनका क्या था? उद्देश्य था, मतलब हिंदुओं को बढ़ावा देना। भूषण ने ब्रजभाषा का प्रयोग अरबी फारसी शब्दों के साथ किया है। इन्होंने मिश्रित भाषा में भाव व्यंजना शैली का प्रयोग किया है। इन्होंने अरबी फारसी शब्दों का भी प्रयोग किया अपनी। ठीक है ना। भूषण एकमात्र रीतकालीन कवि हैं जिनकी कविताओं में वीर रस और देश प्रेम का वर्णन मिलता है। ठीक है ना। तो भूषण में किस रस का वर्णन मिलता है? तो वीर रस का वर्णन मिलता है। इनकी रचनाएं कौन सी हैं? भूषण उल्लास, छत्रसाल दशक, शिवराज और शिवा बावनी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। फिर अगले हैं पद्माकर भट्ट। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार इनका जन्म स्थान सागर मध्य प्रदेश, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनका जन्म स्थान बांदा उत्तर प्रदेश है। मतलब इनके जन्म स्थान में अभी भी डाउट है, अलग अलग साहित्यकार द्वारा अलग अलग बताया गया। इन्होंने वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण का राम रसायन के नाम से हिंदी अनुवाद किया है। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट बनता है कि रामायण का अनुवाद राम रसायन के नाम से किसने किया है? तो पद्माकर भट्ट ने किया है। पद्माकर ने बुंदेली मिश्रित ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। इन्होंने अलंकार एवं रस निरूपण संयुक्त लक्षण शैली का प्रयोग किया। तो इन्होंने अलंकार और रस का प्रयोग किया है अपनी रचनाओं में। ग्वालियर के महाराजा दौलत राव सिंधिया के संरक्षण पद्माकर भट्ट ने उनकी प्रशंसा में अलीजाह प्रकाश की रचना की, जबकि प्रताप सिंह के संरक्षण में प्रताप सिंह वीरुदावली तथा जगत सिंह के संरक्षण में जगत विनोद नामक ग्रंथों की रचना की। तो इन्होंने अलग अलग महाराजाओं पे अलग अलग रचनाएं की हैं। दौलत राव सिंधिया पे क्या किया है? अलीजाह प्रकाश। प्रताप सिंह के संरक्षण में किया है प्रताप विरुद्धावली तथा जगत सिंह के संरक्षण में रह के जगत विनोद की रचना की है। इनकी रचना है गंगा लहरी, पद्माभरण,
जगत विनोद, जयसिंह विरुदावली, राम रसायन, प्रबोध प्रचासा, हिम्मत बहादुर विरुदावली, अलीजाह प्रकाश इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। फिर है घांग। लोक कवि घांग एक महान कृषि पंडित थे। कौन थे? कृषि पंडित थे। लोक कवि घांग मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे तथा अकबर द्वारा इन्हें चौधरी की उपाधि से सम्मानित किया गया था। किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? अकबर के द्वारा इन्हें चौधरी की उपाधि से सम्मानित किया गया था। घांग द्वारा की गई रचनाओं में से भूमि की उर्वरा शक्ति, फसलों के बोने, बीजों के मध्य की दूरी आदि का तार्किक ज्ञान कराया गया। इनके द्वारा की गई रचनाएं कृषकों के लिए कृषि मार्गदर्शन का कार्य करती थी। तो इन्होंने जितनी रचनाएं की वो किससे रिलेटेड थी? कृषि से रिलेटेड थी, जिसमें इन्होंने फसलों को बोने, बीजों के दूरी, भूमि की उर्वरा शक्ति के बारे में सब बताया है। फिर अगले हमारे ईश्वरी। इनका उपनाम है जयदेव। ईश्वरी बुंदेली भाषा बुंदेलखंड की लोकप्रिय कवि थे। इनके द्वारा रचित फाग से बुंदेली लोक साहित्य विशेष समृद्धि प्राप्त हुई है। किससे? फाग से, जो होली के समय गाया जाता है। ईश्वरी ने चौघड़िया फागों की रचना की। इन्होंने हजारों उपमाएं और रूपक की रचना बुंदेली भाषा में की थी। गंगाधर व्यास और ख्यालीराम इनके समकालीन थे। इन तीनों की जोड़ी को बुंदेलखंड में वृहत्रयी के नाम से जाना जाता था। तो वृहत्रयी के नाम से किसको किसको जाना जाता था? तो आपके ईश्वरी, गंगाधर व्यास और ख्यालीराम को, इन तीनों को किस नाम से जाना जाता था? वृहत्रयी के नाम से जाना जाता था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ईश्वरी की फागें, ईश्वरी प्रकाश, ईश्वरी सतसई और प्रेम का रजऊ इनकी प्रमुख रचनाएं थी। तो ये आज का वीडियो हमारा यहीं तक था, जिसमें हमने मध्य प्रदेश के साहित्यकारों के बारे में जानकारी प्राप्त की, प्राचीन काल के साहित्यकार और मध्यकाल के साहित्यकार। जो हमारा अगला वीडियो आएगा उसमें हम आधुनिक काल के साहित्यकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के तक वीडियो को पहुंचाने का कष्ट करें। थैंक यू दोस्तों।